Assalamu alaikum. I am Advocate Jam Atifstar and welcome to Bar at Law online coaching. In this video we are gonna discuss common intention and common object. इसको जो सेक्शन डील करता है पाकिस्तान पिनल कोड का वो है सेक्शन 34 और जो कॉमन ऑब्जेक्ट को डील करता है दैट इज़ 149 पाकिस्तान पिनल कोड। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इनको उर्दू में क्या कहा जाता है। कॉमन इंटेंशन होता है नियत मुश्तरक और कॉमन ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है गर्ज मुश्तरक। तो आधा कॉन्सेप्ट तो आपका यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लोग मिलके ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनकी नीयत मुश्तरक है यानी कि कॉमन है, और इसमें कुछ चंद लोग मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनकी गर्ज मुश्तरक है या गर्ज कॉमन है। तो अब हम आ जाते हैं कॉमन इंटेंशन की तरफ। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 34 पाकिस्तान पिनल कोड। तो सबसे पहले सवाल आ जाता है हमारे जहन में कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है। मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसान फहम अल्फाज में, आसान सी एग्जांपल देके। सपोज़ 4 लोग हैं और वो चोरी करने की नीयत से कहीं जाते हैं। एक बाहर बैठ जाता है गाड़ी में, एक जिस घर में चोरी करनी है उसके बाहर खड़ा हो जाता है और 2 अंदर चले जाते हैं चोरी करने के लिए। तो कॉमन इंटेंशन क्या कहता है, सेक्शन 34 क्या कहता है कि अगर चोरी हो गई तो वो चारों शख्स, एक जो गाड़ी में बैठा है, जो घर के बाहर खड़ा है और जो 2 अंदर चोरी करने गए, दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेफ्ट, जो उन्होंने चोरी की। तो हम इसको देखेंगे कि सेक्शन 34 पाकिस्तान पिनल कोड क्या कहता है। पाकिस्तान पिनल कोड में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है उसके सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स। तो हम आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। पहला इंग्रेडिएंट इसका क्या है, क्रिमिनल एक्ट। कि कोई भी ऐसा एक्ट होगा, कोई भी ऐसा काम होगा जो कि क्रिमिनल है। क्रिमिनल एक्ट क्या है, कोई भी ऐसा एक्ट दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको लॉ मना करता है, प्रोहिबिट करता है, दैट इज़ नोन एज अ क्रिमिनल एक्ट। सेकंड जो इसका इंग्रेडिएंट है वो ये है कि क्रिमिनल एक्ट शुड बी डन बाय सेवरल पर्सन्स। तो यहाँ पे एक बात तो हमें समझ आ जाती है कि कभी भी कॉमन इंटेंशन एक पर्सन, सिंगल पर्सन पे अप्लाई नहीं होगी, मोर देन 1 पर्सन इसमें रिक्वायर्ड होंगे। और इसका थर्ड The act must be done by several persons in furtherance of common intention। यहाँ पे हमें क्या ज़ाहिर होता है कि उन्होंने कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में वो एक्ट किया। तो इसको एक्सप्लेन करना ऐसे है कि उनका इसमें प्री अरेंज्ड प्लान होता है। कोई भी उनका प्री अरेंज्ड प्लान है, पहले उन्होंने बैठ के प्लानिंग की, प्री अरेंज्ड प्लान है या कह लें प्री अरेंज्ड अरेंजमेंट है ऑफेंस को या किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए। प्री अरेंज प्लान है, हमें लॉ में भी मिलता है, कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज अ प्री अरेंज प्लान। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं इनका बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं, वो है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय सम अदर पर्सन। सेक्शन 34 की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये वहाँ लगता है यानी अगर काफ़ी सारे लोगों ने एक ऑफेंस मिलकर किया है और उनके इंडिविजुअल एक्ट का हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। सपोज़ जो मैंने आपको एग्जांपल दी, चोरी करने के लिए गए 4 पर्सन्स, 4 लोग। तो जो गाड़ी में बैठा था उसने तो यही कहना कि भाई मैं तो सिर्फ बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया। जो घर के बाहर खड़ा था वो कहेगा मैं तो सिर्फ घर के बाहर खड़ा था, चोरी तो उन 2 लोगों ने किया। तो इस केस में सेक्शन 34 पाकिस्तान पिनल कोड अप्लाई होता है।
एंड दे ऑल विल बी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय देम। जो भी उन्होंने ऑफेंस किया सपोज चोरी की, तो वो चारों को ही चोरी की सज़ा मिलेगी। ये है कॉन्सेप्ट कॉमन इंटेंशन का। और प्रूफ, जैसे कि मैंने कहा, इसमें प्री अरेंज्ड प्लान होता है, तो उसको प्रूफ आम तौर पर करना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मली। तो उसको कैसे लिया जाएगा केस में? जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो देखते हैं सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। उन्होंने सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस से अंदाज़ा लगाना है कि आइदर दे वर हैविंग अ कॉमन इंटेंट, उनकी इंटेंशन सेम थी, या जो दूसरा बंदा है वो इससे वाकिफ़ ही नहीं है कि ये काम होने वाला है। तो दैट विल बी एनालाइज्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। अब हम आ जाते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की तरह। कॉमन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 149 पाकिस्तान पिनल कोड। ये है चैप्टर 8। चैप्टर 8 किस चीज़ का है? अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 1412 ऑनवर्ड। हमने आम सुना होगा अक्सर आप लोगों ने कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, वो यही है अनलॉफुल असेंबली। और इसी में ही ये आता है सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट गर्ज मुश्तरक। तो हम आ जाते हैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। पहला इसका इंग्रेडिएंट जो है वो ये है कि ऑफेंस इज़ कमिटेड। दूसरा इसका इंग्रेडिएंट जो है अनलॉफुल असेंबली। When an offence is committed by any member of unlawful assembly, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं पहले कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। अनलॉफुल असेंबली इज़ असेंबली ऑफ 5 और मोर देन 5 पीपल, जिसका इकट्ठे होने का मकसद क्या है? अनलॉफुल है। वो अनलॉफुल किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इसका पहला इंग्रेडिएंट होगा ऑफेंस इज कमिटेड। सेकंड इंग्रेडिएंट होगा बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। थर्ड इसका इंग्रेडिएंट है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कि उन्होंने अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर ने ऑफेंस कमिट किया। ऑफेंस क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ मेड पनिशेबल अंडर पाकिस्तान पिनल कोड इज़ नोन एज एन ऑफेंस। जिसकी सज़ा पाकिस्तान पिनल कोड में प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ नोन एज ऑफेंस। ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। उनका ऑब्जेक्ट कॉमन था, उनकी गर्ज मुश्तरक थी, कॉमन थी। और इसका फोर्थ जो इंग्रेडिएंट है, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, और दे हैव नॉलेज, मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली हैव नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ऑफेंस बीइंग कमिटेड, कि उनके नॉलेज में होना चाहिए ये कि भाई ऐसा इस किस्म का ऑफेंस हो सकता है। इसकी जो आम फहम एग्जांपल है जो हम लॉ में लेते हैं वो ये है कि सपोज़ 5 या 5 से ज़्यादा लोग एहतजाज पे निकले हैं, ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, तो 5 से ज़्यादा लोग एहतजाज निकले हैं। सपोज़ वो डंडे लेके निकले हैं, रास्ते में तोड़ फोड़ कर देते हैं, ATM मशीन तोड़ देते हैं, या कुछ भी किसी भी गवर्नमेंट की इमारत को या प्राइवेट किसी इमारत को अगर नुकसान पहुंचाते हैं, अगर उनका, अब जाहिर बात है डंडे लेके निकले हैं तो नॉलेज तो सभी को है कि भाई इसका कोई ना कोई ऑफेंस हो सकता है। तो ये इसका आ जाएगा नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ऑफेंस बी कमिटेड। उनको नॉलेज होगा, उनके जहन में होगा कि यार हम डंडे लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जाहिर बात है हो ही सकता है। तो ये है कॉमन ऑब्जेक्ट। इसमें मोर देन 1 पर्सन और इसमें 5 और मोर देन 5 पर्सन। इसमें अनलॉफुल असेंबली, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है
वो ये है इन दोनों का डिफरेंस। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो पहला डिफरेंस तो इन दोनों का यही हो गया प्रोविजन का, कि दिस इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 34 एंड दिस इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 149। पहला तो प्रोविजन का डिफरेंस हो गया कि ये सेक्शन 34 पाकिस्तान पिनल कोड में प्रोवाइडेड है और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो सेक्शन 149 पाकिस्तान पिनल कोड में प्रोवाइडेड है। सेकंड डिफरेंस इनमें क्या है कि कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज्ड प्लान और अरेंजमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमन इंटेंशन कि कॉमन इंटेंशन में प्री अरेंज्ड प्लान होता है या अरेंजमेंट होती है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका में ये ज़रूरी नहीं है कि प्री अरेंज्ड प्लान हो, वो मतलब वहाँ पे जा सकते हैं ऑन द स्पॉट अगर कुछ भी हो जाए तो दैट विल अकर इन कॉमन ऑब्जेक्ट। जबकि कॉमन इंटेंशन में अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसमें प्री अरेंज्ड प्लान का होना लाजमी है। नंबर 3 डिफरेंस, कॉमन इंटेंशन में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगर हम एग्जांपल पे बात करें तो आप कहेंगे जो बाहर गाड़ी में बंदा बैठा हुआ था उसकी क्या पार्टिसिपेशन है, तो ज़रूरी नहीं। इसमें 2 तरह की पार्टिसिपेशन है, एक तो फिज़िकल पार्टिसिपेशन और दूसरी जो पार्टिसिपेशन है वो है एक्टिव मेंटल पार्टिसिपेशन। उसकी मेंटल इंटेंशन तो यही थी ना कि हाँ भाई चोरी हो जाए और हमारे हाथ कुछ लग जाए, तो वो जो बाहर बैठा था दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली बाय हिज माइंड। एक्टिव मेंटल पार्टिसिपेशन है उसकी इसमें। और अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट देखें तो इसमें पार्टिसिपेशन इस हद तक है कि ही शुड बी द पर्सन शुड ओनली बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर वो अनलॉफुल असेंबली का ओनली मेंबर है तो बाय हैंड्स अपने हाथों से उसने वो कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं किया तो भी ही विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड। कॉमन ऑब्जेक्ट में आएगा वो 149 सेक्शन में मेंबर होना, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही ज़रूरी है इसमें। थर्ड है इसमें मौके पे मौजूद होना लाजमी है कि बंदा मौके पे मौजूद हो जहाँ पे ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, फिज़िकली प्रेजेंट हो या ही शुड बी प्रोवाइडिंग एड बाय किसी भी तरह हेल्प करके। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में जहाँ ऑफेंस कमिट हुआ वहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कि उसने अपने हाथों से, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने हाथों से करे। अगर वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, दूसरे मेंबर्स ने जाके वो ऑफेंस किया है तो ही विल बी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का वहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई होगा और ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट कमिटेड। और लास्ट जो इसका डिफरेंस है 5वां वो है एक्ट का। इसमें अगर एक्ट उस बंदे ने खुद नहीं किया अपने हाथों से, उसके साथियों ने किया, लेकिन वो किसी ना किसी तरह उसमें इन्वॉल्व होता है कॉमन इंटेंशन में। कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर किसी भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर ने अपने हाथों से जाकर, जैसे मैंने पहले बताया, एक्ट नहीं किया, उसने जाकर एटीएम नहीं तोड़ी, वो बाहर खड़ा था, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, ओनली इज़ अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, और उस अनलॉफुल असेंबली में कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का इधर जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा, लायबिलिटी फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय समवन एल्स। तो ये है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट।